चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन कहता है कि भाई any two bodies in universe exert force on each other due to their masses. Any two bodies, कुछ भी दो बॉडीज हो, any two bodies in universe exert attractive force on each other. आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। प्लस 2 में जाकर के हम आपको ब्रश अप कर देंगे। हो सकता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर जाए। आपके दिमाग में कंफ्यूजन पड़ा रहने दो, बट ऐसा होता है, इट मे बी पॉसिबल। पर वो फोर्स जो है वो चार्ज की वजह से, दैट फोर्स इज ड्यू टू चार्ज, दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इजीली ऑब्जर्वेबल भी है। आप किसी बैलून को अपने क्लोथ से क्या करके रब करके और दीवार के पास ले जाओगे तो वो दीवार के साथ चिपक जाएगा, यू मे ऑब्जर्व इट। आप कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब करके पेपर पीसेस को उनसे अट्रैक्ट करवा सकते हो, यू मे ऑब्जर्व। वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक फोर्स है, इजीली ऑब्जर्व नहीं होता। यानी मैं दो डस्टर अगर यूं ड्रॉप कर दूं तो अगर वो दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करें तो फिर उनका पाथ यूं होना चाहिए, पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फोर्स जो है वीक है। बट फिर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ऑब्जर्व हो गया? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए ऑब्जर्व हो गया, अर्थ इज अ ह्यूज ऑब्जेक्ट। द मास इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁴ किलोग्राम। 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। इतना ज्यादा फोर्स है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेबल है। बट न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया? जनरलाइज किया। न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाले, और वो कंक्लूजन किस नाम से जाना गया? दैट कंक्लूजन वाज नोन विद द नेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। और ये आपके पास क्या है? आपके पास मान लीजिएगा these are the two masses, one mass is m1, the other mass is m2. The two masses are separated by a distance r, and r is much greater than the size of the particle, size of the objects. यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका तब वैलिड होगा, तब वैलिड होगा कब? जब आपका ऑब्जेक्ट्स का साइज उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में स्मॉल है। न्यूटन का कोई भी लॉ पूरा नहीं है, न्यूटन के सभी लॉज के ऊपर इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। कोई लॉ न्यूटन का एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करके चलूं
वे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तो क्या वो एब्सोल्यूट है ना? एब्सोल्यूट नहीं है वो भी। एक हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका न्यूटन के लॉ ओबे नहीं होते। मैं कभी करवाऊंगा आपको। इसी तरह से यहां पर भी कंडीशन लगी हुई है छोटी सी, कि भाई हमारे पास जो ये इन सेपरेशन है वो आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? साइज के कंपैरिजन। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट क्या कहता है? Gravitational force between two objects in universe gravitational force between two objects in universe, gravitational force between two objects in universe is directly proportional to product of their masses, directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. Again, I am telling you the condition. क्या क्या condition? Size of the object must be very small in comparison to separation. तब वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर जाता है, वो एक अलग फंडा है। बट अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो हम सारे का सारा मास उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट कैसी नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ हमारे पास? क्या मैथमेटिकली कहता है ये? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। क्या हो गया हमारे पास ये बेटा? ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to square of the distance between them. Inversely proportional to square of the distance between them. कलेक्ट किया हमने कंबाइनिंग द टू फैक्टर्स M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कंबाइन किया हमने इन दोनों को और क्या आ गया हमारे पास? F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो हमारे पास कैलकुलेशन होती है कि भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G हियर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है यहां पर आपके पास कैपिटल G है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। G is gravitational constant
जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट है, इट्स वैल्यू डजंट चेंज, its value doesn't depend on any physical quantity. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बाकी सबकी किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंड होती है। या मेरे को आप सजेस्ट करोगे सर ये चीज कांस्टेंट होती है कहीं नहीं बदलती, कैन यू सजेस्ट मी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट? टेल मी, सोचो, suggest me any physical quantity which is constant that doesn't depend upon another physical quantity. कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, नो फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं यूं कह करके चलूं क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है, आपने पढ़ा होगा कि क्या मास जो है वो कांस्टेंट है? यस, यही पढ़ा है आपने। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर मेजर करूं तो भी उतना ही आएगा, मून के ऊपर मेजर करूं तो भी उतना ही आएगा, डिफरेंस विल बी इन वेट। डिफरेंस किस में होगा? वेट में होगा, बट मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। आइंस्टीन कहता है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टीन कहता है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इसका मतलब मास भी कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टीन कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दौड़ाएं, उसको मूव करवाएं, उसको स्पीड दें, तो उसका मास चेंज होगा। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम क्या कहते हैं, जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, मीडियम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कैवेंडिश ने मेजर की और वो वैल्यू है 6.67 into 10 raised to the power minus 11, 6.67 into 10 raised to the power minus 11. And now I would like to ask you, what should be the unit of G? This is the relation which is defining the value of G. तो G की यूनिट बताओ, सोचो कौन बता सकता है? What should be the unit of G? क्रैम चीजों से काम नहीं चलेगा, हमें चीजें डराइव करनी है कि भाई यूनिट क्या होगी जी की, तो यहां से निकालूंगा मैं। ये क्या कहता है जी की यूनिट क्या होगी? जी की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू? जी की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे इस फार्मूला को जी के लिए सॉल्व करना है। कर दिया सॉल्व। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। G के लिए हमने इस फार्मूला को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। किसके बराबर आ गया? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? m1 m2। नाउ कैन यू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ G? कर सकते हैं भाई, क्लास को लाइव बनाओ। क्या यूनिट होगी जी की? क्या करना पड़ेगा हमें भाई? लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट वही होगी जो राइट हैंड साइड की यूनिट है। राइट हैंड साइड की यूनिट क्या है? राइट हैंड साइड में कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट लिख दो। सिंप्लीफाई होता है तो कर दो, नहीं होता है तो पड़ा रहने दो। तो क्या यूनिट आएगी जी की?
What should be the unit of G? हाँ बताओ बेटा, बोलिए। एक बात आप क्या कहते हैं समझ लो, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछूंगा जो आपको नहीं आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं पूछूंगा जो आपको नहीं आता। मैं आपसे क्वेश्चन वही पूछूंगा जो आपको आते हैं, और इसकी यूनिट आपको आती है, आप बताना नहीं चाहते। मैं तो यही कहूंगा, जी की यूनिट आपको आती है, आप बताना नहीं चाहते। बताओ बेटा, कौन बताएगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कौन बताएगा? तो मैं ये मान करके चलूंगी आपको इसकी यूनिट नहीं आती। बिल्कुल ठीक, कोई नई चीज थोड़ी बता दी इस भैया ने। बैठ जाओ बेटा, क्या नाम है? सच है। इस भैया ने कोई नई चीज नहीं बताई। आप 11 लोग बैठे हो, 11 के 11 को पता है कि एफ फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन है। 11 के 11 को पता है। आप 11 के 11 को यह भी पता है कि आर यहां पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर हो गया। आप 11 के 11 लोगों को पता है यहां पर एम मास है, तो हमारे पास ये मास है, इसकी यूनिट किलोग्राम, और ये वाला भी मास है, इसकी यूनिट भी किलोग्राम। तो आप 11 के 11 लोग हैं जिनको ये पता है कि ये तो चीज मैंने पूछी नहीं आपसे, जिसका मुझे लगता था कि आपको पता नहीं याद हो या ना हो। आप लोग करते क्या हो? आप लोग ये करते हो कि भाई सर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैंने पढ़ा कहां था, डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करने की कोशिश करते हो, कहीं याद ही किया हुआ। इन चीजों को छोड़ दो, निकालना सीखो, डेराइव करना सीखो। और क्या हुआ हमारे पास? ये इसकी यूनिट हो गई आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके चलूं, अभी छोड़ देता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट लिख देता हूं, 10 की पावर -8 आ जाएगा, और न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर माइनस पर ग्राम स्क्वायर। ये आपके पास एक्सल सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट आ गई, और ये आपके पास क्या आ गई? सीजीएस यूनिट आ गई। ये फार्मूला है हमारे पास, अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करके चले। वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय व्हाट? आर स्क्वायर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर हम बात करके चलें ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के एविडेंसेस क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां छोड़ दोगे तो वो नीचे जाता है, क्यों जा रहा है? जबकि न्यूटन तो ये कहता है कि जब तक आपका फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है जब ये नीचे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो गई? कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई? ग्रेविटेशनल। ठीक है। क्या आप किसी स्टोन को
सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा सकते हो, और करवा सकते हो तो कैसे करवा सकते हो? एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध दें और फिर क्या करवा दें, रोटेट करवा दें, रोटेट हो जाएगा। यानी स्ट्रिंग उसको पकड़े बैठा है, तब जाकर के वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। प्लैनेट सन के अबाउट क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको कौन पकड़े बैठा है? भाई अगर हम क्या कह रहे हैं, न्यूटन कहता है कि अगर किसी चीज की डायरेक्शन चेंज करनी हो, मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते। तो जब प्लैनेट आपका सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लैनेट आपका सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, कौन सा फोर्स कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑब्जर्व होता है सी में। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को, वाटर का लेवल राइज होना, वाटर का लेवल फॉल होना। जब फुल मून होता है तो कंपैरेटिवली वाटर का लेवल राइज हो जाता है। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को? हम हिंदी में तो ज्वार भाटा बोलते थे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुना है आपने, कहीं पढ़ा है कि भाई मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सी लेवल राइज और फॉल करता है? नहीं पढ़ा? कुछ पढ़ के भी आए हो क्लास 10th में, नहीं पढ़ के आए? चलो कोई बात। सी लेवल राइज और फॉल करता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलो हम वैसे बात करते हैं कि